everyone, welcome to Diplomacy of UPSC. In this video, we are going to start a new topic in our August month series. ये अगस्त मंथ का जो सीरीज है ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा. आज आपको डिफेंस एंड सिक्योरिटी का वीडियो मिल रहा है. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज़ अ बिट लेंदी एंड लॉन्ग, बट फिर भी हम उसे ट्राई करेंगे. डैट विल ट्राई टू फिनिश इन 2 वीडियोज़, नॉट मोर दैन डैट. अदर रिक्वायरमेंट लगा तो उसे 3 कर देंगे, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन द 2 वीडियोज़. उसके बाद आपका एडिटर्स कटेड बच जाता है. एडिटर्स कट आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, तो उसको हम सिस्टमैटिकली फिर उसको डील कर लेंगे. देन विल बी लेफ्ट विथ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज. ओनली दीज मेनी टॉपिक्स आर रिमेनिंग. So in this video we're going to complete the defense and security, very important from the perspective of mains, and as well as you can get a few questions from this topic for pre, but not sure, but this is very important for mains. ठीक है. और अगर आप देखो तो कल से इकोनॉमी शुरू हो जाएगा, वो आपका परसों तक, डैट मीन्स वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन आफ्टर मतलब इस वीक में विल फिनिश ऑफ दिस मैगजीन. ठीक है. So without wasting much of our time, let's get started. So our first topic is about an incident. I think many of us knows this incident कि राजस्थान में एक आरपीएफ के कांस्टेबल हैं, उन्होंने फायर ओपन कर दिया इन अ ट्रेन और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई. A constable in the railway protection force allegedly shot and killed 4 people on Jaipur-Mumbai Superfast Express. Later the accused were arrested by GRP. So यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. वन इज़ योर आरपीएफ एंड अदर इज़ योर जीआरपी. ठीक है. तो इससे रिलेटेड जब ये 2 न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सो गो इनटू द डिटेल, जिसमें कि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इन दोनों को हम लोग देखते हैं. सो आरपीएफ इज़ द आर्म्ड फोर्स दैट कम्स अंडर द कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ठीक है. आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है. ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे नहीं भी आते हैं. ठीक है. इट इज टास्क्ड विथ द प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग द रेलवे प्रॉपर्टी, द पैसेंजर एरियाज एंड द पैसेंजर देमसेल्फ. तो ये इनका वर्क होता है. मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं रेलवे की प्रॉपर्टी को, डैट मीन्स ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म्स में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, एज वेल एज जो आपके और भी अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को, रेलवे के जो भी प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? आरपीएफ का होता है. एज वेल एज पैसेंजर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इशू इज ऑल्सो इन हैंड्स विद द सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन, द आरपीएफ वॉज सेट up as the consequence of the Railway Protection Force Act RPF Act 1957. इसको 1957 के एक्ट से बनाया गया है. यह पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी. सो जिस समय ये 1957 में ये एक्ट बनाया गया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द रेलवे प्रॉपर्टी एंड सब्सिक्वेंटली पैसेंजर्स के सेफ्टी और पैसेंजर एरियाज को देखने के लिए. फर्दर मोर इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको एग्जैबोरेट किया गया था, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोटेक्ट द रेलवे प्रॉपर्टी. द एक्ट केम इनटू फोर्स आफ्टर द पार्लियामेंट पास्ड अ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन थ्रू द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. ठीक है. आई थिंक ये विजिबल नहीं है. लेट मी जूम, लेट मी सी अदर इफ ये, हाँ, now it is clear. So what is the function and operation areas of the railway protection force? ठीक है. So ये फोर्स अगर आप देखो तो ये पूरे कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो नदर्न रेलवे हो, सदर्न हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, साउथ ईस्टर्न हो, साउथ वेस्टर्न हो. कोई भी रेलवे में देखिए तो आपको ये आरपीएफ मिलेगा ही. इंडियन रेलवे कैरीज अप्रॉक्स 22 million पैसेंजर्स, ओवर 3 million metric ton of freight every day, more than 63,000 kilometers of railway network. The Railway Protection Force guards the vital artery of the nation, economy of the nation. अब मैंने ये इतना एग्जैबोरेट करके क्यों बताया? बिकॉज आप ये जो 2 पॉइंट है, आप कभी भी अगर रेलवे का इंट्रोडक्शन
रेलवे का भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है तो उससे इंट्रोडक्शन में आप इस जो लाइन है पैराग्राफ है यू कैन कॉपी पेस्ट. सो दिस एज अ फॉर्डर पॉइंट यू कैन राइट इन योर आंसर्स. सो मैंने आपको बोला था कि आप एक अपना फोल्डर बना सकते हो या फिर एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो जिससे कि आप ये सारे फॉर्डर पॉइंट्स को लिख लो और आपको सिर्फ इसको रट के चले जाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इस क्रिएशन? सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो रहे थे रेलवे पैसेंजर्स को, especially those relating to the security personnel property during his rail journey are very really serious. The fear of terrorist activity, आप जानते हो कि टेररिस्ट एक्टिविटी हमेशा से होती रहती है इंडिया में. मुंबई में कितनी बार ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, गया में हुआ है, देन यू हैव पठानकोट में हुआ है, देन यू हैव पंजाब में, मतलब एरिया सब जगह पे हुआ है, मद्रास में हुआ है. सो टेररिस्ट अटैक की वजह से या फिर नक्सलाइट अटैक की वजह से अनशेड्यूल स्टॉपेज, डिले ड्यू टू लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम. आप जानते हो कि पहले के ज़माना में कोई भी अगर आपको आंदोलन अगर करना हो सो देर वॉज अ टर्म कॉल्ड रेल रोको आंदोलन. आज भी होता है, आप अगर देखो तो आई थिंक वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में अभी हो रहा है बिकॉज टू इंक्लूड द कुर्मी ट्राइब और द कुर्मी कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी. ठीक है, सो उस रीजन की वजह से भी अभी रेलवे का जो ब्लॉकेट किया जा रहा है इन दोज एरिया, जमशेदपुर एंड ऑल. सो इन सारे रीजन की वजह से रेल रोको अभियान को मतलब लागू किया जाता है बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, जिससे कि अनशेड्यूल स्टॉपेज होती है, अनशेड्यूल डिलेज होती हैं, एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो ये सारे रीजंस थे रेलवे के आरपीएफ के गठन के लिए. ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने आरपीएफ पढ़ लिया, नाउ वी हैव जीआरपी. देखिए यहाँ पे दो टर्म था, वन इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अदर इज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस. ठीक है, सो जीआरपी को हम लोग देखते हैं. The GRP is the part of the district police force reporting to the state government. RPF जो था, it was under the control of whom? Ministry of Railways, that means Union Government. ठीक है, यहाँ पर आप देख लो स्पेसिफिकली मेंशन है that reporting to the state government, that means this GRP is under the control of the respective state government. It works alongside the RPF and one should under the ideal circumstance complement and strengthen operations. ठीक है, what are the functions? The government railway police are responsible for the prevention and detection of crime and railways. मैंने आपको बताया था इसका पहला प्रोटेक्शन होता है, काम होता है टू प्रोटेक्ट द रेलवे प्रॉपर्टीज. ठीक है, जीआरपी का पहला काम होता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द क्राइम ऑन रेलवेज, बट देयर रिमेट डू नॉट एक्सटेंड टू प्रोटेक्टिंग द रेलवेज प्रॉपर्टी. आरपीएफ का जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से अंडर में है, इनको रेलवे के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है और इनको नहीं करना है. साफ साफ इनके जो फंक्शंस है उसमें मेंशन किया गया है. देयर फंक्शन इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, रेलवे स्टेशन पे भी और ट्रेन में भी. देयर फंक्शन इज ऑल्सो इन द पैसेंजर ट्रेन हॉल्टेड एट स्टेशन, प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग इन कैरियजेस एज वेल एज अरेस्ट द पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ कमिटी न्यूएंसेस. ठीक है, तो ये सारे इनके फंक्शंस है. आप याद करो डिफरेंस, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन तो हम गेस भी कर सकते हैं बट डिफरेंसेस याद नहीं रहते, इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है. जीआरपी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर ट्रैक पेट्रोलिंग एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ सैबोटेज. ठीक है, सैबोटेज का केस मतलब टू डिस्ट्रॉय समथिंग नोइंगली. फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने ट्रेन का किसी बोगी को जला दिया, फिर ट्रेन को नुकसान पहुंचाया, तो उस केसेस में उसका ट्रैक कौन सी पुलिस करती है? तो जीआरपी करती है. So what are the challenges in the current system? पहला, division of responsibility. While the role of the RPS is diversified over the years, the primary role of maintaining law and order remained the liability of the state government. यह भी हम लोगों ने देखा. Hence the system as it is developed led to a division of responsibility between the state government and RPF. So ये बहुत बार देखो तो आप confusion हो जाता है. ठीक है, कि अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ पैसेंजर, आपने किसी भी पर्सन ए के साथ क्राइम हुआ है, रमेश के साथ, तो अगर उसके साथ क्राइम हुआ है तो वो आरपीएफ में जाए या फिर वो जीआरपी में जाए.
अब ये तो हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमें जीआरपी के पास जाना है, बट जो नॉर्मल सिटीजन है दे माइट और माइट नॉट नो अबाउट दिस, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो पैसेंजर्स के लिए कन्फ्यूजन हो गया या जो विक्टिम उनके लिए हुआ। बहुत सारे जो पर्सनल्स होते हैं आरपीएफ के एज वेल एज जीआरपी के, उन सभी के बीच में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम इस चीज़ों को ऊपर ध्यान दें या ना दें, या फिर हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट, नो कंटिन्यूएशन इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ जीआरपी। जीआरपी एक ऑर्गेनाइज्ड है प्रोविजनल लाइंस पे, बट इनके जुरिस्डिक्शन में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर्स इन्वॉल्व इन रियल टाइम अबाउट एन आवर बिटवीन अम्बाला टू कालका। 4 जीआरपी यूनिट्स लुक आफ्टर अ पैसेंजर। तो आप ये देखो कि कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में जीआरपी पे नहीं है, क्योंकि आप देखो तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के विवेक पे छोड़ दिया गया है। डैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जीआरपी के फंक्शनिंग में या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं निभाता। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज़ द रोल इन दिस। तो अगर उनका है तो बहुत बार जो कॉम्पिटेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है वो तो अच्छे से फंक्शनिंग कराती है जीआरपी का, बट जो इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट होती है जो 2 महीने 6 महीने या 2 साल के लिए इलेक्ट होकर आ रही है, दे हैव नथिंग टू डू विद द पैसेंजर सेफ्टी, सो दे टेंड टू लूज देयर मैनेजमेंट ऑन इट। सो इन सारे रीजन की वजह से जो कॉन्टिन्यूटी है जुरिस्डिक्शन में ये भी आ जाता है, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। A seamless line of control and a single chain of command is lacking because of the boundaries of the state and therefore of their police forces. For example, आप देखो सच एज ये आपका एक स्टेट का बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इस साइड हो गया हरियाणा, इस साइड हो गया आपका यूपी, ठीक है। सो अगर यहाँ से ट्रेन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस, और क्राइम यहाँ पर होता है, ठीक है, क्राइम यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो जीआरपी पर्सनल है उसने क्राइम तो रिपोर्ट किया, बट क्राइम के ही इन्वेस्टिगेशन में जब तक ये प्रोसेस कर रहे थे ट्रेन जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। नाउ जो जीआरपी ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट, उनका जुरिडिक्शन यूपी गवर्नमेंट के टेरिटरी में नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रोल और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। सो ये सारे जो हैं ये इश्यूज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए जो राइटर हैं ये भी बोल रहे हैं, और ये रिकमेंडेशन हम लोग दे सकते हैं कि इनको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा है, सो यू कैन ट्रांसफर द पावर टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये सारे कन्फ्यूजन हो सकती हैं। With the multiplicity of the security agency operating on the railways, that is the Railway Protection Force, एक तो आरपीएफ हो गई, एक जीआरपी हो गई, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गई। पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज, जो मैंने आपको रमेश एग्जाम्पल दिया, अगर उसके साथ कुछ क्राइम हो जाता है वो जीआरपी के पास जाए या फिर आरपीएफ के पास जाए या फिर वो जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे, ये कन्फ्यूजन्स होती है। दे आर नॉट श्योर अबाउट होम टू रिपोर्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आरपीएफ and GRP and their limitations। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये जो मणिपुर में ऑन गोइंग वायलेंस है इससे संबंधित है, क्योंकि जो असम राइफल है वन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया गया है, देयर इज एन एलिगेशन। सो उसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव द मणिपुर police have registered a criminal case against Assam Rifles for obstruction of duty and criminal intimidation. The police have accused the personnel of the 9th Battalion of Assam Rifles of the act of giving chance to Kuki militants to stay freely to a safe zone. आप अभी जानते हो कि अभी जो राइवलरी या फाइट अभी कुकी वर्सेस मैतेई इनके बीच में चल रही है। तो असम पुलिस पे या असम राइफल्स पे ये एलिगेशन लगा है कि इनके पर्सनल ने इनको फेवर किया और इनके जो मिलिटेंट्स हैं इनको फ्रीली एस्केप करने का मौका दिया। इस कारण से जो मैते कम्युनिटी है इन्होंने असम राइफल्स के ऊपर एफआईआर कराया। दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो गिवन इन दिस आर्टिकल, ठीक है। However, refute the claim. It is said that Assam police have acted strictly in accordance with the mandate of the unified headquarters of the strict enforcement of the buffer zone guidelines.
जब ऐसा एलिगेशन असम राइफल्स पे लगा, उन्होंने ऑब्वियसली इसको रिफ्यूट किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया जा रहा है और हमने जो भी किया है दे आर इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस with the mandate of the unified headquarters of the strict enforcement of the buffer zone guidelines. As per the defense official, the place where the police wanted to proceed was buffer zone. The central has deployed central armed police forces and the army in the buffer zones in the foothills where Kuki and Maiti settlements lie adjacent to each other. तो यहाँ पर जो बफर जोन है इसमें कुकी साइड के भी लोग रहते हैं एज वेल एज माइतेई साइड से भी लोग रहते हैं. सो दिस इज द हॉट जोन. इसी को हम लोग बफर जोन भी बोलते हैं. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF उसके अंडर में जो असम राइफल्स आते हैं इनको डिप्लॉय किया है. ठीक है, असम राइफल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था जून मंथ के मैगजीन में. यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यू कैन वॉच द जून मंथली मैगजीन, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी के टॉपिक पे हम लोगों ने पूरे असम राइफल्स को भी कवर किया है. सो आप जाकर उस वीडियो को देखो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन एयरफोर्स बॉम्बिंग, जो कि इन अपोज टू द ऑपरेशन जेरिशो था, उसके रिगार्ड में था. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी पार्लियामेंट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था इन द मॉनसून सेशन, उसमें इस ऑपरेशन जेरिशो का डिस्कस किया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने मीजो नेशनल फ्रंट के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके ऊपर बॉम्बिंग किया गया था. अल्टीमेटली दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो अपने ही सिटीजन्स के ऊपर बॉम्बिंग करने का इशू क्या था, उससे बैकग्राउंड में क्या है, ऑपरेशन जेरिशो को क्यों लॉन्च किया गया था बाय द मीजो नेशनल फ्रंट, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं. द यूज ऑफ एयर फोर्स इन मिजोरम in 1966 has become a hot topic of discussion after the PM of India mentioned in the Lok Sabha while replying to the no confidence motion. बैकग्राउंड में क्या है कि अ पीरियड ऑफ प्रोटेस्ट एंड आर्म्ड इंसर्जेंसी, आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट में इंडिपेंडेंस के बाद आर्म्ड इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी. चाहे वो आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, असम ले लो, नागालैंड ले लो, मिजोरम, इफ़ यू टेक मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ तक कि सिक्किम, हर एक जगह पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में देयर वाज द इश्यूज ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड प्रोटेस्ट फॉर द डिमांड टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया. किसी को नागालैंड बनाना है, किसी को मणिपुर का अपना एक देश बनाना है. तो इन सभी की वजह से बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट उस समय चल रही थी. उसी में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें कि उनको एक आज़ाद देश बनाना था, दे वर लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड MNF, दैट इज मीजो नेशनल फ्रंट. इट वॉज गैदरिंग स्टीम इन द एरिया नोन एज मिजोरम, बाय देन रिफर्ड टू एज मिजो हिल्स. उस समय मिजोरम का गठन नहीं हुआ था, देयर वर नो स्टेट इन इंडिया कॉल्ड मिजोरम, उस समय मिजो हिल्स था. The center had decided to station another Assam Rifle Battalion in the hill in addition to one Assam Rifle Battalion and few BSF companies at present. जब सेंटर की तरफ से इतने सारे बटालियन का डिप्लॉयमेंट अल्टीमेटली मिजो हिल्स में किया गया, सो जो MNF है दैट इज मिजो नेशनल फ्रंट है, बिकॉज ऑफ दिस आउटरीच उन्होंने ऑपरेशन जेरिशो को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. ऑपरेशन जेरिशो का ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रोल द एजवेल एंड ओवररन एजवेल इन फ्यू डेज. आप जानते हो एजवेल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम. ठीक है, ऑपरेशन जेरिशो हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय अ मिलिट्री राइटर दैट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लिनिकल प्लानिंग वाज नॉट विस्टन इन हेरिथ्रोफोर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. A large number of volunteers who joined the armed struggle were either ex-servicemen or personnel of Assam regiment battalions who were dismissed for lack of discipline. So जो ऑपरेशन जेरिशो के जो कंडक्ट में थे वो एक्स पर्सनल्स थे या फिर एक्स आर्मी मैन थे, जिनको डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ इनडिसिप्लिन
या फिर और किसी इश्यूज की वजह से जब उनको डिसमिस कर दिया गया, दे ज्वाइंड द मिजो नेशनल फ्रंट के जो इंडिपेंडेंट, जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए था इंडिया से, उन्होंने फिर ये कंडक्ट करा कर ऑपरेशन जेरिशो को कंडक्ट कराया। ठीक है, द मिजो रिबल्स हैज डिसाइडेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ वन असम राइफल, और फिर वन असम राइफल्स वहां पर इन्होंने अटैक किया और उसके बाद जितने भी प्रिजनर्स थे लोकल जेल में वहां से सभी को रिलीज करा दिया। फिर उस समय जब मिजो नेशनल फ्रंट इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, देयर वेर ऑल्सो वाइड स्प्रेड लूटिंग ऑफ आर्म्स, जैसे कि बंदूकें एज वेल एज राइफल्स एंड ऑल, कैश फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डन फ्रॉम द मिजो नेशनल फ्रंट, कि हम लोगों ने कुछ एरियाज को इंडिपेंडेंट करा लिया गया है from the control of the government or the army. So what was the response of the government in this regard? The army operations on the ground to clear rebel held position was led by Brigadier, later Major General Rustam Zal Karabji, who was the commanding of 61 Mountain Brigade located at Agartala in Tripura. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप याद भी रख लो तो he is one of the saviors of this motherland. So attempts were made to resupply the Assam Rifle battalions with helicopters and but were shot by the Mizo rebels. तो गवर्नमेंट की तरफ से जब इतना वाइड स्प्रेड लूटिंग हुआ एज वेल एज असम राइफल के एक हेडक्वार्टर को भी अटैक कर किया गया और वहां से सारे कुछ लूट लिए गए, so there was ongoing tussle between the Mizo National Front as well as Assam Rifles. ठीक है, so इस कारणवश जो गवर्नमेंट थी दे वेर ट्राइंग टू सप्लाई द आर्म्स एंड एमिनेशंस टू द असम राइफल्स बटालियन विथ हेलीकॉप्टर्स, बट उसको शूट डाउन किया जा रहा था बाय द मिजो नेशनल फ्रंट के रेबल्स. दिस ऑपरेशन ऑन ग्राउंड फेल्स स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेबल्स, टेकिंग सेवरल डेज टू रीच एज वेल. नाउ हम लोग फाइनली उस इशू पे आते हैं जिसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका डिस्कस किया था इन द पार्लियामेंट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स. एज द आर्मी स्ट्रगल टू डिसलॉज द लेवल्स, इंडियन एयरफोर्स को फिर बुलाया गया. इंडियन एयरफोर्स का इनिशियल रोल्स था कि वो आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक पे सप्लाई करें, जो भी आर्म्स, एमिनेशन, फूड, मेडिकल सप्लाई, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी, बट वो हो नहीं पा रहा था. वन सच मिशन द दकोटा रिसीव 21 बुलेट होल्स before it landed on Kurbigam Air Base near Sichar. This was the event that necessitated the offensive air operation. इस पूरे ऑपरेशन में दो IAF के स्क्वाड्रंस को यूज किया गया. One was 29 squadron, the other was 14 squadrons, and these two were primarily involved in air operation. जो 29 squadron है, it flew the Tufani French origin Dassault squadron based in Badbudra, while 14 squadron flew hunters out of Jorhat. You do not need to remember each and detail सी कौन से हेलीकॉप्टर्स या स्क्वाड्रन को यूज किया गया, बस आपको एक ओवरव्यू चाहिए. नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि वो 29 था या फिर 14 था, नोबडी इज गोइंग टू आस्क. So the actual mission started on March 9. The air attack helped the army region get control of the vast areas and they were declared independent. At the end of the month, Brigadier Tarabji Brigade has regained the control of Mizoram. So ultimately जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने बॉम्बिंग किया, मार्च 5 से शुरू हुआ और उसके बाद आर्मी ने वापस से उन सारे एरियाज को रीगेन कर लिया गया और फिर कंट्रोल जो मिजोरम का था एज वेल का था उन सभी का कंट्रोल वापस से आर्मी के हाथ में आ गया. ठीक है. सो व्हाट फॉलोड आफ्टर द क्वेलिंग ऑफ द ऑपरेशन जेरिशो? लाइक सेवरल अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मिजोरम वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ असम. आप जानते हो कि असम आज के समय पर जितना है वो उतना नहीं था. असम वेयर टू लॉन्ग. ये आप देख सकते हो असम का बाउंड्री है, ये आपका मेघालय का भी पार्ट्स आता था, एज वेल एट इंक्लूडेड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड ऑल. 1971 में क्या हुआ कि मिजो हिल्स को कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में 1971 एंड अल्टीमेटली 1972 जो मिजो हिल्स है इसका नाम बदलकर मिजोरम कर दिया गया. एंड उसके बाद एक मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 में साइन हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट. इंडियन पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया 53rd अमेंडमेंट 1986 में
and these allowed the creation of the state of Mizoram in 20 February 1987 as 23rd state. So this was all the details about the Operation Jericho. क्यों कंडक्ट किया गया बाय द रेबल्स, उसका अपोज किया गया था गवर्नमेंट ने, आर्मीज ने फिर इंडियन एयरफोर्स को बुलाया, उन्होंने बॉम्बिंग की, अल्टीमेटली आर्मी वेर एबल टू रीगेन ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज, फिर एमएनएफ ने सरेंडर किया 1986-1972 में, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम बनाया गया, फिर अल्टीमेटली 1986 में इट वाज कन्वर्टेड टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज अबाउट आईएनएस विंध्यागिरी। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है स्टेल्थ फ्रिगेड आईएनएस विंध्यागिरी। ठीक है, इट वाज लास्ट इन द सीरीज ऑफ 3 फाइटर फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A अल्फा। इसको बिल्ड किया गया है बाय द इंडियन नेवी एट कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर दैट इज GRSC। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट 17A अल्फा क्या है, आईएनएस विंध्यागिरी क्या है, हम इसके बारे में सब कुछ एक एक करके देखते हैं। द 6th vessel to be rolled out as the part of the project 17A frigate, उसमें 17A फ्रिगेट के अंदर में जो 6th वेसल था दैट वाज आईएनएस विंध्यागिरी। इसके अंडर में जो अदर 5 शिप्स थे वो हैं आईएनएस नीलगिरी, देन यू हैव आईएनएस उदयगिरी नॉट उदयनिधि, देन यू हैव हिमगिरी, तारागिरी एंड द्रोणागिरी। इसके बाद आपका आईएनएस विंध्यगिरी आया। टोटल प्रोजेक्ट 79A अल्फा में ये 6 शिप्स आते हैं। क्लियर है? इन सभी को लॉन्च किया गया था बिटवीन 2019 एंड 2022। अल्टीमेटली 2023 में आईएनएस विंध्यगिरी को लॉन्च कर दिया गया एंड दिस लेड टू द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट वाज बिल्ड बाय इंडियन नेवी एट कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट 79 अल्फा आर शिप्स आर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। दे आर 149 मीटर्स लॉन्ग। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया गया बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। दे आर 149 मीटर्स लॉन्ग विथ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 6670 टन्स और उसका स्पीड होता है 28 नॉट्स का एंड 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 0.5 नॉट। सो ये पूरा कैलकुलेशन है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट 17 अल्फा, 17A अल्फा बिकॉज 17 अलग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स दैट इज प्रोजेक्ट 17A was launched by Indian Navy in 2019। अल्टीमेटली ये 2023 में आकर के खत्म हो गया। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स विच इम्प्रूव स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस्ड वेपन, सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो प्रोजेक्ट 17 से अपग्रेडेशन है प्रोजेक्ट 17 अल्फा। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। अ स्टेल्थ फ्रिगेट इज अ टाइप ऑफ नेवल वॉरशिप designed with advanced stealth technologies and frigate and features to minimize the radar cross section and overall visibility to the enemy detection। अब हम लोग स्टेल्थ फ्रिगेट का बात करें तो ये नेवल वॉरशिप का ही टाइप है। इसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और इसके बाद फीचर्स है टू मिनिमाइज द रेडार क्रॉसिंग। आप जानते हो कि सारे कंट्रीज के पास रेडार डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंडिया के पास भी है, सारे कंट्रीज के पास है। सो उन रेडार्स में कैप्चर नहीं होने के लिए ये जो शिप है दिस हैज दिस फीचर। These frigates are currently built constructed by 2 companies। एक है मैथजॉन डॉट शिप बिल्डर्स एज वेल एज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अंडर प्रोजेक्ट 17A program a total of 4 ships has been built by this company and 3 ships have been built by this company। The project first 5 ships have been launched by MDL and GRSC between 2019 and 22। पहला शिप जो आपका नीलगिरी था इसको लॉन्च किया गया था 19 में बाय दिस 2 कंपनीज। उदयगिरी सेकेंड शिप था, इस मई 2022। प्रोजेक्ट 17A के जो शिप्स हैं इनको इन हाउस डिजाइन किया गया है बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, मे बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। वैसे आपको मेंस के लिए तो याद करना ही है, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। अलाइनिंग विद द कंट्रीज रेजोल्यूट कमिटमेंट टू आत्मनिर्भरता,
अब सब्सटैंशियल 75% ऑफ द ऑर्डर ऑफ इक्विपमेंट्स अंडर प्रोजेक्ट 17A ये इंडिजीनियसली बनाया गया था थ्रू द इंडियन MSME। दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट 79 अल्फा है, इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स है, इसमें 75% जो है वो आपके इंडिजीनियसली इंडिया में ही बनाया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, अल्टीमेटली बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने इनॉग्रेट किया था INS विंध्यागिरी। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस स्टडी जो कि अभी गवर्नमेंट ने अपने नज़रिए में लाया है। दैट इज लास्ट 13 ईयर्स में टोटल 1532 पैरामिलिट्री पर्सनल वो सुसाइड से डाई किए हैं। So according to data provided by the Ministry of Home Affairs to the Parliament, 432 personnel of the CAPF died suicide in the last 3 years, और अगर पिछले 13 सालों में देखें तो 1532 डेट इज 1532 ने सुसाइड कमिट किया है। द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स चेयर्स बाय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नाम याद रखना क्योंकि बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है, had submitted its report Central Armed Police Forces and Internal Security Challenges Evaluation and Response Mechanism in March 2018। सब ये न्यूज़ में है, रीजंस क्या है इसका इस सभी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने असम राइफल्स के बारे में जून मैगजीन में देखा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन सी, वांट नहीं ये ज़रूरी है, आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो CAPF इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये याद रखना आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। दे आर टेक्निकली पैरामिलिट्री फोर्स, इनको पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन्हीं को पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स किया जाता है। बट 2011 में इंडिया ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें कि ये पैरामिलिट्री को ड्रॉप कर दिया गया। So, what was the role? Their role was that these were responsible for internal securities and guarding the borders. Classification करें, so Central Armed Police Force refers to 7 security forces under Ministry of Home Affairs. इसमें कौन कौन से फोर्सेज आते हैं? हम लोगों ने असम राइफल्स देखा, BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल। ये सारे जो 7 हैं, इन सभी के अपने कैडर के ऑफिसर्स होते हैं, बट इनको हेड करते हैं बाय एन IPS ऑफिसर। ये आप याद रखना। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय CAPF इन इंडिया एंड व्हाट आर द सजेशंस? सो फर्स्ट चैलेंज इज द डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ CAPF। द कमेटी ऑब्जर्व्ड दैट स्टेट्स जो हैं वो अपने डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के लिए भी CAPF पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस वॉज लाइकली टू अफेक्ट द इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर गार्डिंग ऑपरेशंस। बिकॉज आप देखो तो CAPF का पहला काम क्या है कि वो इंसर्जेंसी को रोके, उसके बाद बॉर्डर गार्डिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करे, एंड देन देयर जुरिडिक्शन लाइज कि वो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को भी कंडक्ट करे। बट जो स्टेट्स हैं वो हेविली डिपेंड हो रही हैं, तो इन रीजन्स की वजह से ये इश्यूज आया। सेकेंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वाज ये स्टेट जो है वो अपना ओन मैकेनिज्म डेवलप करें, अपनी पुलिस को अच्छे से रिफॉर्म कर सके, जिससे कि ये जो CAPF है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना बढ़ सके, ये वो लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज को देखें और अपने पुलिस फोर्स जो है स्टेट्स उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दे और इक्विपमेंट दे, ताकि वो अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को देखे बिना इनके ऊपर डिपेंड हुए पे। अब क्या कंडक्ट किया जा सकता है? तो मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले किया जाना चाहिए। सो मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ 2012 to 17 है, इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अडॉप्ट किया है, अप्रूव किया है। सो दिस मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ 2012 to 17 इट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू CAPF, मॉडर्नाइजिंग आर्म्स, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। However, the committee observed that the procurement process under the plan was cumbersome and time consuming. आप देख लो तो एफिशिएंसी जो है हर एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में बहुत कम है।
ये इस कमेटी ने भी ऑब्जर्व किया है अंडर दिस प्लान. The committee recommended that the bottlenecks in the procurement should be identified and corrective measures should be taken. Further, the Ministry of Home Affairs and CFPF should hold negotiation with ordnance factories and manufacturers in the public and private sector, जिससे कि ये इंश्योर हो सके that uninterrupted supply of equipment किया जा सके और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके. स्ट्रेस अमंग दी CAPF पर्सनल, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 432 CAPF personnel died by suicide in last 3 years. टोटल 1532 personnel लास्ट 15 years में. अप्रैल 2023 में MHA ने ये बताया कि जो रीजंस है दैट इंक्लूड पर्सनल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज द फैमिली इश्यूज, डिप्रेशन एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज. कमेटी ने ये एम्फसाइज किया कि अकोमोडेशन जो है वो पर्सनल को, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव फोर्स में दिया जाए और उनके घर से जो जितने भी नियर बाय हो सके वहाँ पर दिया जाए, जिससे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स से रेगुलरली मीट कर सके. अल्टीमेटली एवरी वन इज अ ह्यूमन और वो सोशल एनिमल है. दे वॉन्ट टू बी विद देयर फैमिली. यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर. द committee noted that there was urgent need to engage with the youth in Jammu and Kashmir to bring them into mainstream. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी जो जम्मू एंड कश्मीर में यूथ का है उनको बढ़ाया जा सके. द कमेटी रिकमेंडेड दैट द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली. सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. लेट मी सी. यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी यहीं पे समाप्त होता है. इफ यू आर हियर टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट. कल से हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.